जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया, मज़े में हैं? गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। हेलो। चलिए, काफ़ी बच्चे लाइव हैं, बहुत। तो क्या हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को, धुआंधार सेशन को आगे बढ़ाएं? बताइए, प्रीवियस ईयर सवालों के साथ अब धुंध शुरू किया जाए। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो, तो सवाल में 36 नंबर सवाल को देखो क्या कहा गया है। 36 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल में कहा गया है कि यदि सर्कल के रेडियस को 11% से डिक्रीज कर देते हैं तो एरिया में कितने परसेंट की कमी आएगी। अब ये वो सवाल है जो हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और परसेंटेज में पढ़ाया था, तो परसेंटेज में हमने आपको क्या कहा था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या होगी 11, 12, 13, 14 इस तरीके से करके, ठीक है, तो आदर्श कुमार कह रहे हैं 35 वाले क्वेश्चन का आंसर शीट में डी आ रहा है और सॉल्व करने पर भी डी आ रहा है। तो 35 वाला क्वेश्चन जो है आदर्श कल शाम को मैंने करेक्ट करवा दिया था। शाम को इन द सेंस की जैसे क्लास खत्म हुई थी तो उसके बाद बहुत बच्चे चले गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने इसको करेक्ट करवाया है पूरा सॉल्यूशन। आप कल की वीडियो को लास्ट तक देखो आदर्श, कल की वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। असल में यहाँ पर काटने में 2 आया था, वो मेरी गलती थी। उसके बाद मैंने यहाँ सुधारा भी था कि नहीं, काटने में 3 आएगा, यानी इस संख्या को 2 के साथ ना गुना करके 3 के साथ गुना करना था, तो इसका आंसर कितना आता? डी आता। ये कल के सेशन में एंड होते होते मैंने करेक्ट करवा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 सभी मिला लेना। जिन्होंने कल की वीडियो एंड तक नहीं देखी है वो देख लेना। ठीक है, कुछ भी नहीं था, सेम था, सब कुछ था, बस कैलकुलेशन में यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया था, जिसकी वजह से ऑप्शन सी आ रहा था, बट 2 ना आकर यहाँ 3 आएगा और उसके चलते आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, अब ये सवाल को देखो, तो ये सवाल मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ाया है अच्छे तरीके से। मैंने ये भी कहा हुआ है कि अगर यहाँ पर कोई इंटीजर होगा तो हमें सक्सेसिव का इस्तेमाल करना है, और अगर यहाँ पर रेशियो होंगे, तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? रेशियो इन द सेंस मिक्स फ्रैक्शन होगा, जैसे 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, तो हमें रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको 2 बातें समझा देता हूँ कि आपके पेपर में क्या पूछा जाता है। जैसे मानो मैंने आपको ये कह दिया, ठीक है, कि रेडियस जो है ना, वो रेडियस को मैंने 10% से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा कि एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा और आपका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो आप बोलोगे कि सर रेडियस, अच्छा क्या क्या सवाल पूछा जाएगा वो देखो। सबसे पहला तो पूछा जाएगा, याद करो, सरकमफेरेंस कितना परसेंट से बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एरिया कितना, सरकमफेरेंस के बाद देखो क्वेश्चन नंबर ए पूछा जाएगा आपसे कि इसका डायमीटर कितने परसेंट से बढ़ेगा। रिवाइज करवा दे रहा हूं, परसेंटेज में पढ़ाया था। फिर क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछेगा डायमीटर तो चलो ठीक है, सरकमफेरेंस पे बताओ कितना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सरकमफेरेंस के बाद आपसे पूछेगा पॉइंट नंबर सी, एरिया में कितना प्रभाव पड़ेगा, और फिर पॉइंट नंबर डी आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। ठीक, ये 4 बातें कुल मिलाकर आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि सर देखो हर किसी का एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, फायदा कितना होगा? रेडियस अगर 10% है तो डायमीटर कितना होता है? डायमीटर की वैल्यू 2r होती है। सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है? 2πr होती है। एरिया की वैल्यू कितनी होती है? πr² होती है। और वॉल्यूम की कितनी होती है? अगर हम बात करेंगे सर्कल के लिए नहीं, स्फीयर के लिए। ये केस किसका है? तो स्फीयर का है। ठीक है, मतलब सर्कल आ जाएगा और बाद में उस सर्कल को जब आप तब्दील करोगे, उसी सर्कल को तब्दील करोगे किसमें? स्फीयर में, तो उस केस में ये स्फीयर की क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी। तो एक पल के लिए चलो हम इसको स्फीयर ही मान लेते हैं। मानो जैसे हमारा एक स्फीयर है, क्या है हमारा? स्फीयर है। स्फीयर क्या हो गया? 3D फिगर हो गया, गोलार्थ हो गया। गोलार्थ हो गया ना, तो स्फीयर की रेडियस में 10% का इंक्रीज आया। डायमीटर स्फीयर का कितना होता है? तो 2r होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है? तो यहाँ स्फीयर में सरकमफेरेंस नहीं आता। एक काम करो, वॉल्यूम हटा देता हूं मैं, आपके लिए और आसान हो जाएगा। वॉल्यूम हटा के मैं इसको सर्कल का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो हमने कहा कि सर्कल का रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r हो गया, सरकमफेरेंस 2πr हो गया, और एरिया πr² हो गया।
अगर हमारा एग्जामिनर बोलता है कि रेडियस 10% से बढ़ेगा तो डायमीटर में कितने का चेंज, सरकमफेरेंस में कितने का, एरिया में कितने का। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर आप जो है ना रेडियस की वैल्यू 10% है, यहाँ पर रेडियस का पावर 1 है, यहाँ पर रेडियस का पावर 1 है। अगर पावर 1 जो है वो 10% से बढ़ रहा है तो पावर 1 वाले जितने भी होंगे सब के सब 10% से बढ़ेंगे, यानी डायमीटर में जो इंक्रीज आएगा वो कितने का आएगा, तो 10% का आएगा। सरकमफेरेंस में जो इंक्रीज आएगा वो कितने का आएगा, 10% का आएगा। अब बात करते हैं एरिया। एरिया में रेडियस का पावर 2 है, यानी यहाँ पर 2 बार इंक्रीज करना है, ठीक है। जब ऐसे इंटीजर वैल्यू होते हैं, इंटीजर वैल्यू का मतलब जैसे मानो अगर मैं यहाँ पर इसको 10% बदल के चाहे इसी 10% को रखूं, तो अगर मुझे एरिया को कैसे निकालना होगा, अगर इंटीजर वैल्यू है तो मैं सक्सेसिव का इस्तेमाल करूंगा। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है याद करेंगे तो बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, रेडियस 10 से बढ़ गया, फिर 10 से बढ़ गया, प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100। समझ में आ गया मेरी बात। यहाँ पर 2 जीरो से दोनों जीरो काटेंगे, 20 और 1 कितना हो जाएगा, तो 21%। कितना हो जाएगा, तो 21% हो जाएगा। समझ में आ गया मेरा बात यहाँ पे। अब मानो कि आपका एग्जामिनर क्या करता है, सेम सवाल होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन अब वो आपको सवाल नंबर 2 में जो परसेंटेज देता है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे देता है। जैसे मानो इसी सवाल को अगर मैं आपको बोलूं कि रेडियस को 10% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और 10% ना देकर चलो मैंने कहा 16 सहित 2/3% से हमने क्या कर दिया, रेडियस को इंक्रीज कर दिया। अब 16 सही 2/3 से इंक्रीज कर दिया। पहला सवाल हमने आपसे पूछा कि बताओ डायमीटर कितने से बढ़ेगा। दूसरा सवाल हमने आपसे क्या पूछ लिया, सरकमफेरेंस कितने से बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा सवाल हमने आपसे क्या पूछ लिया, एरिया कितने से बढ़ेगा। ये 3 बातें हो गई। अब आपको पता है एक बात कि सर रेडियस में भी आर होता है, डायमीटर में आर होता है जिसमें पावर आर का 1 होता है, सरकमफेरेंस में भी आर होता है उसका पावर 1 होता है, लेकिन एरिया में आर का पावर 2 होता है। तो आप इतना तो समझ जाओगे कि सर अगर पावर 1 हमारा इतना % से बढ़ रहा है तो डायमीटर भी हमारा इतने ही % से बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकमफेरेंस भी हमारा इतने ही % से बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब एरिया की बात आएगी तो एरिया में लगाएंगे सक्सेसिव। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें हम सक्सेसिव लगाते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो उसके साथ परेशानी ये होगी कि ये संख्या बट्टे में है तो इनको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज में ही हमने आपको गुरु ज्ञान दिया था, ठीक है। और ज्ञान क्या दिया था कि अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो सक्सेसिव लगाना, और अगर यहाँ पर रेशियो वैल्यूज होंगे, ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शन होगा तो रेशियो का इस्तेमाल करना। मिक्स फ्रैक्शन होंगे तो रेशियो का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो 16 सहित 2/3 का जो बट्टा आता है वो कितना आता है, तो बोलोगे सर ये बट्टे में टूटता है तो 1/6 आता है। तो आप बोलते हो सर वैल्यू 6 से 7 हो जाएगी और एक बार और 6 से 7 हो जाएगी। आर का जितना पावर रहेगा, आर का पावर 2 है तो ये रेशियो को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। तो 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36, और 7 कितना हो जाएगा, 49। तो आप बोलोगे कि पहले हमारा एरिया 36 था, अब एरिया हमारा 49 है। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 36 से 49 यानी 13 की बढ़त कितने के ऊपर, तो 36 के ऊपर, 13/36 इंटू 100, 13/36 इंटू 100। 4 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा। 25 इंटू 3 75 का 5 हाथ में 7, 25 से कम 25 7 32, 325/9%। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 325/9%। तो फर्क आना चाहिए सर। देखो क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रटने में माहिर होते हैं, और रटने में माहिर होते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन पेपर में कभी नहीं होता है। इसीलिए उनका पेपर में सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो रटने वाले स्टूडेंट हैं। उनको ये बात समझना पड़ेगा कि जब 1%, 2%, 3%, 4% आए सक्सेसिव लगा लो, लेकिन जब मिक्स फ्रैक्शन आ जाए 11 सही 1/9, 16 सही 2/3, तो क्या लगा लेंगे, तो हम लगाएंगे रेशियो मेथड। अब इसी चीज को मेंसुरेशन के 3D में क्या कर दिया जाता है, जैसे यहां पर एरिया पूछा गया तो 3D में आपको वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। और वॉल्यूम में क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो स्फीयर का निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहां पर रेडियस का पावर 3 है, तो सक्सेसिव लगाओगे तो 3 बार लगाओगे, या फिर रेशियो लगाओगे तो 3 बार। जैसे अगर वॉल्यूम ही पूछता तो 6 को 7 बनाया, 6 को 7 बनाया, एक बार और 6 इंटू 7 कर देते, 216 से 343 हो जाता, और वहां से हम परसेंटेज वैल्यू निकाल पाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखा करेंगे। साथ में हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि 1D अगर 1D में कन्वर्ट होगा, जैसे ये तो सिर्फ सर्कल के लिए मैंने बताया, अगर मानो स्क्वायर के लिए पूछता, स्क्वायर में कहता कि साइड को 10% से बढ़ा दिया गया है,
ठीक है। तो स्क्वायर का डायगोनल कितने परसेंट से बढ़ेगा, स्क्वायर का जो है पेरीमीटर कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो अगर कोई चीज वन डायमेंशनल 10% से बढ़ रही है तो उसके जितने भी वन डायमेंशनल्स होंगे वो सभी के सभी 10% से बढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल के लिए 2 बार रेशियो लगाना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल के लिए 3 बार रेशियो लगाना पड़ेगा। तो ये बात अपने कॉपी में नोट कर लो जो मैंने अभी कहा है कि अगर 1D 10% से बढ़ेगा तो जितने भी वन डायमेंशनल्स होंगे सब उतने ही से बढ़ेंगे। जितने 2 डायमेंशनल्स होंगे उनमें रेशियो को 2 बार लगाना होगा या सक्सेसिव को 2 बार लगाना होगा, और जितने भी 3 डायमेंशनल्स होंगे उनमें रेशियो को 3 बार या फिर सक्सेसिव को 3 बार। ये गोल्डन कंसेप्ट होता है। फिर चाहे इसके ऊपर एग्जामिनर जितने भी सवाल मर्जी के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहां पर है तो यहां पर रेडियस को आपने 11% से डिक्रीज किया हुआ है और टोटल जो डिक्रीज होगा वो पूछा गया है कितना होगा। अब आप बताओ 11 कैसा वैल्यू है, इंटीजर है ना, ठीक है, काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 गिनती वाला संख्या है, तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये बट्टा होता तो सक्सेसिव का इस्तेमाल ना करके क्या करते, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा हमेरा क्या होता है कि दो लोगों का अगर सक्सेसिव निकालना है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए के स्थान पर कितना है तो डिक्रीज है तो -11 लिखेंगे, और इंक्रीज होता तो क्या लिखते हैं, +11 लिखते हैं। तो बोलोगे सर माइनस आ रहा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -11, और ए की वैल्यू कितनी है तो -11 इंटू -11 बट्टे में क्या आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। -11 हो जाएगा -22, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 इंटू 11 हो जाएगा, देखोगे तो बोलोगे सर +121 बटे 100, ठीक है। तो बोलोगे सर -21 में यहाँ पर देखो +1.21, तो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो आपका आएगा 20.79% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। ध्यान रखना है सर, कंसेप्ट को बिल्ड करके रखेंगे तो पेपर में बड़ी सहायता होगी, ठीक है। 4-5 मेथड नहीं लगाने पड़ेंगे, एक बार में ही आंसर आएगा और सही तरीके से आएगा, ठीक। तो वो एक टाइप था जिसको हमने कंप्लीट कराया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि एरिया और सरकमफेरेंस, एरिया और सरकमफेरेंस, देखो हमें एरिया और सरकमफेरेंस बताना है और रेडियस कितना है तो 14 है। हमने आपको ट्रिपलेट का कंसेप्ट दिया, अगर आपको पता होगा तो ट्रिपलेट का कंसेप्ट दिया था, और हमने आपको ट्रिपलेट के कंसेप्ट में क्या बताया था भाई, हमने आपको ये बताया था कि जब रेडियस 7 होता है, सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया हमारा 154 होता है। ये सवाल पूछा गया है सीजल में। अब एक नादान बच्चा होता तो वो क्या करता, वो बोलता अच्छा रेडियस 14 है तो ठीक है, हम सरकमफेरेंस अलग से निकालेंगे, एरिया अलग से। लेकिन जिसने मेरी वीडियो देखी होती, जिसने मेरा कंसेप्ट सीखा होता, वो क्या बोलता कि सर रेडियस को आपने कर दिया है 2 गुना, तो सरकमफेरेंस 44 का 2 गुना हो जाएगा 88, और एरिया जो है वो इसका 4 गुना हो जाएगा यानी 616। सीधा का सीधा वैल्यू याद करता, आंसर टिक मारता, सेकंडों भर का खेलता, काम खत्म, ऑप्शन नंबर ए आता और आगे बढ़ जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेडियस 2 गुना तो सरकमफेरेंस 2 गुना और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अगर कल के दिन एग्जामिनर यहाँ पर रेडियस 21 करके और यहाँ सीजल 2021 में पूछ दे तो क्या बोलोगे, रेडियस हो गया 3 गुना तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 3 गुना, तो 44 का 3 गुना, और एरिया हो जाएगा इसका 9 गुना, तो उसका 9 गुना वाला आंसर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत शानदार, कीप इट अप भाई। चलो आ जाओ, कहा गया है सेक्टर का एरिया निकालने का सेंट्रल एंगल दे दिया गया है, और सेंट्रल एंगल देने के बाद रेडियस दे दिया गया है। क्या सेक्टर का एरिया निकालने को हमने आपको कहा है, बताओ, बताया है कि नहीं बताया, तो आप बोलोगे हाँ। अब इसमें भी क्या होगा, ये मेरी बात समझो, एक बच्चा क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा, और दूसरा बच्चा क्या करेगा, ठीक है, दूसरा बच्चा बोलेगा कि अरे भैया ठीक है हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक। अब जैसे मानो कि क्या होगा, सेक्टर का एरिया निकालने को हमने आपको हमेशा कहा है कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और इंटू जितने का पता करना है, कितने का पता करना है तो 45 का। अब ये एक स्टूडेंट को पता है कि सेक्टर का एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि पाई आर स्क्वायर अगर 360 का मान है तो 45 का मान निकालें। लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या यहाँ पर यह आती है कि वो बालक यहाँ पर रेडियस का मान क्या करता है, 14 रखता है। अब जब रेडियस का मान यहाँ 14 रखेगा तो फिर पाई का भी मान रखेगा, फिर पाई रखेगा, रेडियस रखेगा, और इसको सॉल्व करते रहेगा। लेकिन जो दूसरा है, जो होशियार बालक है, वो अभी समझ जाएगा कि जब रेडियस 14 होता है तो एरिया 616 होता है। अभी उसने निकाला था पीछे वाले सवाल में, और उसने कैसे निकाला था, उसने ये कहा था कि जब रेडियस 2 गुना तो एरिया 4 गुना, तो 154 का 4 गुना 616 होता है। यानी वो सीधा का सीधा पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना रख देगा, 616। अगर रेडियस 7 होता तो पाई आर स्क्वायर का मान वो कितना रखता, 154 रखता। रेडियस 14 है इसीलिए उसने पाई आर स्क्वायर का मान 154 का 4 गुना रख दिया है,
यानी 616। ठीक, साथ में ये देखता कि 45 इसको कितनी बार में काटता है, 9 बार में, तो ये 616 बटे में 9 आ जाता। फिर उसके बाद यहाँ से भाग करते हैं तो बोलते कि 9 पचे 45, ठीक है, 9 छक 54, तो यहाँ पर 9 6 54, ठीक है, 9 छक 54 हो जाएगा और 54 में 76 आ जाएगा, तो 9 सते 1 मिनट, सही है ना, 616 बटे, अच्छा एक मिनट, ये 9 बार में नहीं कटेगा ना, 45 से 8 बार में कटेगा, माफ करना 8 बार में कटेगा, क्योंकि 8 पचे 40, 8 चौके 32 और 4 36, 8 बार में। अब यहां से देखो तो बोलोगे सर 8 सते 56 हो गया और फिर 8 सते 56 हो गया, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो समझ गए बात को। नितिन कहते हैं सर रिमाइंडर थ्योरम की क्लास शो नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, शो हो जाएगा, एक हफ्ते का वक्त दो मुझे, एक हफ्ते में सभी चीजें शो हो जाएंगी, जो चीज आपके बैच में शो नहीं हो रही है, रीअरेंज करवा रहा हूं बढ़िया तरीके से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सीधा पाई आर स्क्वायर का मान रखना था। यही चीजें हैं जो बच्चे को होशियार बनाती हैं, ठीक है, यही चीजें हैं जो पेपर उसको समय पर करवाती हैं। अगर ये चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, जिंदगी भर बेसिक करते रहेंगे ना, तो पेपर छूटना तय है, इस बात को ध्यान रखिए। आ जाइए अगला सवाल देखिए। कहा गया कि एक व्हील है जो 11,000 सेंटीमीटर कंप्लीट करती है एक राउंड में, और फिर से मैं बोलूं, एक राउंड में जो तय दूरी होती है वो सरकमफेरेंस के बराबर होती है। एक पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी लगाता है जितना उसका परिधि होता है, जितना उसका सरकमफेरेंस होता है। यानी कहीं ना कहीं सवाल में यहाँ पर 1 राउंड का डिस्टेंस ना देकर आपसे इनडायरेक्टली ये बात कहा गया है कि सरकमफेरेंस इतना है, और सरकमफेरेंस इतना है तो आपसे डायमीटर पूछा गया है। मेरी बात को दोबारा से समझिएगा, सरकमफेरेंस कितना है तो सरकमफेरेंस 1100 है, और पूछा क्या है, डायमीटर। अब मैं आपसे बोलता हूं, आप मेरी बात को समझो, या तो आपके हाथ में ऐसा है कि आप 2 पाई आर की वैल्यू कितना रख लो, तो आप 2 पाई आर की वैल्यू इसको 1100 रख लो, और आपसे डायमीटर पूछा है तो 2r की वैल्यू यहां से निकालो, तो 2r की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1100, और बट्टे में आप यहां पाई की वैल्यू लेते आओ, नीचे 22 रख दो, ऊपर 7 रख दो, यही करोगे। मेरी बात समझो, आपसे पूछा है डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू होती है 2r, तो 2r छांट लिया, पाई को नीचे लेके चले गए, पाई का मान 22/7 है, लिख लिया। 1100 से काटोगे तो 100 बार में, 11 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो बोलोगे सर यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, तो 350 आ जाएगा। यानी जो डायमीटर है वो कितना होगा, तो 350 होगा, करेक्ट आंसर है। सेंटीमीटर गड़बड़ किया क्या हमने, डायमीटर कहां से है, अ व्हील कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन 1 राउंड, सही तो किया हमने। पहिया का व्यास क्या है, ऑप्शन गलत है, 350 आएगा, 350 आएगा। रेडियस पूछेगा तो 175 आएगा, डायमीटर पूछा गया है ना, डायमीटर पूछा गया है। भाई साहब आप लोग रेडियस क्यों निकाल रहे हो, 350 आएगा। हमसे आर की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे डायमीटर पूछा है, डायमीटर पूछा है तो हमें 2r का मान बताना है, हमें 2r का मान बताना है, ठीक है। समझो मेरी बात को, सरकमफेरेंस दिया गया है 1100, तो यहां से 2r का मान निकालोगे तो 2r का मान आ जाएगा 100 बटे पाई, पाई का मतलब 22/7, 22 इसको 50 बार में काटेगा, डायमीटर 350 आएगा। करेक्ट कर लो यहां पर, ऑप्शन नंबर जो भी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर शीट में कितना दिया है, शीट में करेक्ट आंसर कितना दिया है ये बताओ पहले, ठीक है। शीट में करेक्ट आंसर कितना दिया है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी करेक्ट आंसर दिया गया होगा उसको काट के उसके जगह पे 350 कर लो। अगर 175 दिया गया है तो इसको काट के 350 कर लो, 350 सेंटीमीटर आंसर होगा। अगर हमसे रेडियस पूछा जाएगा तो इसका आधा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते थे तो आप यहाँ पर शॉर्टकट लगा सकते थे। शॉर्टकट आप क्या लगाते, आप बोलते कि देखो भैया बात ऐसी है, उतना हमको लोड वोड लेना आता नहीं है परीक्षा में, हमको एक सीधी सी बात समझ में आती है, ठीक है, कि जब हमारा रेडियस 7 होता है ना तो हमारा सरकमफेरेंस कितना होता है, तो हम बोलेंगे सरकमफेरेंस हमारा 44 होता है। आज हमारा सरकमफेरेंस जो है वो 1100 है, सरकमफेरेंस कितना है 1100 है, तो ये जितना गुना होगा, अगर ये 5 गुना है तो रेडियस भी 5 गुना, अगर ये 10 गुना है तो रेडियस भी 10 गुना, तो ये पता कर लो ये कितना गुना है। यानी आप 1100 को भाग कर लो किसके साथ, 44 के साथ,
तो जब आप भाग करोगे तो बोलोगे 11 से काटेंगे तो 100 बार में जाएगा, 11 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में। यानी हमें इतना पता चल गया कि रेडियस जो होगा वो कितना गुना होगा, 25 गुना। तो 7 का 25 गुना कितना होता है, तो 7 का 25 गुना 175। और अगर रेडियस 175 तो डायमीटर इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 350 हमारा आंसर आएगा। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मर्जी हो आपकी उस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर अगर डी दिया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 1 को 3 बना लो और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है इस 1 को क्या बना लो, इस 1 को 3 बना लो, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया 2 पाई आर का, और दूसरा तरीका यहां से हो गया कि 1100 को 44 से भाग किया, 25 गुना आ गया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 25 है तो रेडियस भी अपने आप का 25 गुना हुआ होगा, और रेडियस निकल गया तो डायमीटर निकाल दिया। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। दिए गए फोटो में एल जो है सर्कल का सेंटर है, ठीक। उसके बाद कहा गया एम एल इज परपेंडिकुलर टू एल एन, ठीक है, ये सेंटर भी है और साथ में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का, 90 का। ट्रायंगल का जो एरिया है, ये जो त्रिभुज का एरिया है उसका एरिया दिया गया है कितना, 36। तो बोला गया सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया कितना होगा। अब आप मुझे ये बात बताओ, ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, रेडियस है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर। तो ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू, यहाँ पर ये बेस कितना हो गया, आर हो गया, और हाइट कितना हो गया, तो आर हो गया, यानी हाफ इंटू आर। और हाफ इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, 36 दी गई है। कितनी दी गई है, 36 दी गई है। तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 72 आ जाएगी। ये हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और सवाल में सर्कल का एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया पूछा है तो एरिया कितना होता है सर्कल का, तो बोलेंगे सर एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 और हमें जरूरत है नहीं पाई की वैल्यू को लिखने की, क्योंकि हमारा ऑप्शन ही पाई के फॉर्म में है। आर स्क्वायर की वैल्यू 72 है, पाई है, यानी सीधा का सीधा आंसर क्या करेंगे, 72 पाई। अब यहां पर भी एक बात बताता हूं, आप में से बहुतों ने सॉल्व करते वक्त क्या किया होगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू ना निकाल के पहले रूट आर निकाला होगा, ठीक है, सॉरी आर की वैल्यू निकाली होगी, फिर आर को निकालने के बाद वापस से स्क्वायर किया होगा। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। जब यहां से डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान निकल सकता है और हमें एरिया के लिए आर स्क्वायर ही चाहिए, तो हम रूट क्यों करें, हम रूट नहीं करेंगे, सीधा का सीधा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली और एरिया में 72 इंटू पाई कर दिया, आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, छोटी सी बात है। आ जाओ अगला सवाल देखो। यहाँ पे अगला सवाल बोला गया है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहा गया है, देखिए सवाल में कहा गया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल हुज रेडियाई आर इतना एंड इतना। मतलब एक बड़ा सर्कल है और बड़ा सर्कल का जो एरिया है वो दो छोटू सर्कल के बराबर है, ठीक है। तो बड़ा वाला सर्कल का जो एरिया है ना इन दोनों के बराबर है, यानी अगर हम इसके रेडियस को r1 मानते हैं, यहाँ पर इनके रेडियस को r2 मानते हैं, इनके रेडियस को r3 मानते हैं, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा, तो पाई इंटू r1 का स्क्वायर, ये बराबर होगा इन दोनों के एरिया के, यानी पाई इंटू r2 स्क्वायर प्लस पाई इंटू r3 स्क्वायर के। होगा यहाँ पर या नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर होगा, ठीक है। पाई यहाँ पर कॉमन है तो पाई को हम काट सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले के रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों के रेडियस के स्क्वायर के, बराबर होगा, तो बोलोगे हाँ सर। इनका रेडियस है 15 और 8, तो क्या ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट बन गया कि नहीं बन गया, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो जैसे आप परीक्षा में देखते कि 8 है 15 है, तो 8 और 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, 17 के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देते। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसमें भी उनके आत्मा को तसल्ली नहीं मिलेगी, तो वो कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर, अच्छा इसका रेडियस का स्क्वायर बराबर r2 दिया गया है 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर करेंगे 15 का स्क्वायर, और फिर 15 और इसका करेंगे तो 289 आएगा, फिर 289 का रूट निकालेंगे तो आर आएगा। तो ये मूर्खता का काम है और कुछ नहीं है। आपकी आंखें यहाँ पर देखनी चाहिए थी, आपको ये बात समझनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर ये बन गया पाइथागोरस का थ्योरम, जहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, एक 8 है दूसरा 15 है, तो ये 17 होगा। अगर ये 3 होता 4 होता तो इसकी रेडियस 5 होती, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके से 7 24 25 का बनता, तो ये अगर 7 होता 24 होता तो इसकी रेडियस 25 होती। छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया करो, ठीक है। जब ट्रिपलेट बन गया तो हमें जरूरत क्या है यहाँ पर उसको सॉल्व करने की, सीधा का सीधा 17 मारेंगे आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया है डायमीटर जो है किसी व्हील का
49 सेंटीमीटर है, ठीक है। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो कितना लगाएगा अगर उसको इतने की दूरी तय करनी है, तो टोटल डिस्टेंस उसको इतना तय करना है। मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है कि आपने यहां पर एक चक्कर की दूरी कितनी है, तो 2 पाई आर, और आपने यहां पर टोटल n चक्कर लगाए हैं, 5 चक्कर 6 चक्कर, मतलब एक चक्कर में मैं इतने की दूरी चलता हूं, एक चक्कर में मैं 2 पाई आर चलता हूं। मेरी बात को समझना, एक चक्कर में मैं 2 पाई आर चलता हूं और ऐसे 50 चक्कर लगाऊंगा, वो मेरे टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। यही सवाल में दिया गया है। तो टोटल डिस्टेंस का जो मान है सवाल में कितना है, तो बोलोगे 770 है, ठीक है। और डायमीटर कितना है, तो 49 है। अब फिर यहां पर एक बच्चा क्या करेगा, डायमीटर दिया है तो उसको आधा करके रेडियस निकालेगा। मूर्ख हो या महामूर्ख हो, 2 इंटू आर यहां दिया गया है, यानी यहां पर सीधा 2r की वैल्यू कितना लिख दो, 49 लिख दो, ठीक है। और 49 को किसके साथ गुना कर दो, 22/7 के साथ गुना कर दो, और इंटू आपका n आ गया, बात खत्म। क्या जरूरत है पहले रेडियस निकालने की और फिर उसके बाद जो है उसको 2 इंटू आर करने की? भैया हमारे सरकमफेरेंस में 2r का इस्तेमाल हुआ है और 2r को हम लोग डायमीटर मानते हैं, यानी 2r का मान सीधा 49 लिख दिया, पाई का मान 22/7 लिख दिया, n का मान इतना लिख दिया। ले लो यहां पर कट्टम कुटाई कर लो, क्या दिक्कत है। तो बोलोगे सर 11 से काटेंगे ना तो 2 आएगा, और 7 से काटेंगे यहां पर तो 7 कटेगा, ठीक है। देखो 11 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 11 से काटेंगे तो 70 बार में कटेगा। 7 से इसको काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से इसको फर्दर काटा 10 बार में, या फिर ऐसे समझ लो, ठीक है, कि अब 7 इंटू 2 14 है तो 5 बार में कटेगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 500 चक्कर। अच्छा मीटर दिया गया था, तो मीटर दिया गया था तो सेंटीमीटर में बदल लो। किसको सेंटीमीटर में बदलोगे, तो 770 को सेंटीमीटर में बदल लो, तो 770 इंटू 100 कर लो। देखो ये आपका टोटल डिस्टेंस है। मैं वापस से एक बार लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, टोटल डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में लिख दिया। 2r की वैल्यू कितनी है, तो 49 है तो 49 लिख दिया। पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 है तो 22/7 लिख दिया, और n की वैल्यू n में हमने यहां पर तब्दील कर दिया। कट्टम कुटाई कर लो, ठीक है। बोलोगे सर यहाँ कितना आसान है बताओ, 11 से काटे थे 2 बार में, और 11 से काटे थे 70 बार में, ठीक है। 7 से हमने इसको काटा था 7 बार में, 7 इंटू 2 कितना होता है 14, और 14 70 को 5 बार में काटेगा, तो n की वैल्यू 5 इंटू 100 कितना आ जाएगी, n की वैल्यू हमारी 500 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल कुमार कहते हैं सर मैं शीट की प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कहां से करें, मेरी शीट को लगाओ उतना काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स करवा रहा हूं, क्या परेशानी है। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहा गया, मैंने कहा था ना, मैंने आप सभी को कहा था कि अभी तो मैंने 2D पढ़ाया नहीं है, जब मैं 2D की एक्सरसाइज करवाऊंगा ना तो आप लोग देखना कितना मजा आएगा जब मैं थ्योरी पढ़ाता था, क्योंकि थ्योरी जो है शुरू में ही हाई लेवल हो गया था, मुझे नहीं लगता थ्योरी की उतनी जरूरत थी। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, काफी बच्चे भी लाइव हैं, 5 गुना बच्चे लाइव हैं जब थ्योरी पढ़ा करते थे उससे ज्यादा। तो ये बेनिफिट है, यहाँ पर सीखा करो, ठीक है। ये असली मेंसुरेशन का 2D है। सवाल में कहा गया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जो एक रिंग बनाते हैं, इनर आउटर सरकमफेरेंस 22 और 44 दे रखा है, रिंग जो है उसकी विड्थ बतानी है, मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो आप मेरी बात को समझना, सवाल को हल करने के 2 तरीके। पहला तरीका एक बच्चा लगाएगा बेसिक, और दूसरा तरीका होगा जो लगाएगा स्मार्ट अप्रोच। जो बेसिक लगाएगा वो यहां से रेडियस निकालेगा, यहां से रेडियस निकालेगा, जो स्मार्ट अप्रोच लगाएगा वो खेलेगा। कैसे खेलेगा देखो, सरकमफेरेंस यहां 22 और 44 है, तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा सर जब सरकमफेरेंस जो है 22 है इसका मतलब अंदर वाले की रेडियस हो गई 3.5, या फिर ऐसा कह सकते हो कि 7 का आधा, अंदर वाले की रेडियस 7 का आधा, और जब सरकमफेरेंस 44 है यानी बाहर वाले का रेडियस हो गया 7, ठीक है। तो अगर हमें इनका एरिया का अंतर निकालना है, ये एरिया का अंतर निकालना है, तो हमें पता है, ठीक है, कि जब रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154, और जब रेडियस 7 का आधा होगा तो एरिया होगा 154 का 1/4, यानी हमें 154 और 154 के 1/4 का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। बोला गया ना यहाँ पर, और विड्थ ऑफ रिंग बोला है, सॉरी यहाँ तो एरिया का अंतर नहीं, रिंग की विड्थ बोली है, मतलब काम और आसान हो गया। देखो कितना आसान हो गया, ये छोटू सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ठीक है। छोटू सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 22 है, अगर इसका सरकमफेरेंस 22 है तो छोटू सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो 7 का आधा 3.5, बड़े वाले का जो ये सरकमफेरेंस है ये 44 है, अगर इसका सरकमफेरेंस 44 है तो इसका रेडियस
रेडियस हो जाएगा 7। तो बोला ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई का मान बताओ कितना होगा। तो यहां से लेकर यहां तक 3.5, पूरा का पूरा 7, यानी ये जो चौड़ाई है वो कितना होगा, 3.5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। छोटे वाले का रेडियस 3.5, बड़े वाले का रेडियस 7, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 7 में से 3.5 घटा दो। देख रहे हो सवाल सब CHSL ये सब में पूछे गए हैं, ठीक है। अब बताओ यहां पर ये छोटी सी चीज देखो, बोला गया है कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बताओ जिसकी डायमीटर इंच में है। अब डायमीटर इंच में दिया गया है और आपसे क्या पूछा है, आपसे सरकमफेरेंस पूछा है, लेकिन वो सेंटीमीटर में पूछा है, लेकिन वो सेंटीमीटर में। तो अब यहां पर अगर किसी बच्चे को इंच और सेंटीमीटर का अंतर नहीं पता कि भाई कितना होता है या कितना मतलब यहां पर एक तरीके से ये बोले कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो शायद ये सवाल को कर ना पाए। मैं इंच का तो डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि कितनी वैल्यू होगी, लेकिन आप जब कोई भी नया टर्म ढूंढते हो ना, आप तुरंत कर लिया करो गूगल करने से क्या फायदा क्या होगा, उससे संबंधित 4 बातें और जानकारी मिल जाती है। जैसे मैं अगर वोकैबुलरी पढ़ता था तो एक तो हो गया कि मैंने सीधा का सीधा याद कर लिया भाई साहब कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पर ये बात होती है कि यार सर्च करते हैं, सर्च करने से क्या होता है, उससे मिलती जुलती 4 बातें हमें पता चल जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कहा इंच इंटू सेंटीमीटर, जैसे मुझे डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना था, पता है करंट वैल्यू कितनी है, लेकिन उसके जानकारी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे 1 इंच की वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ये फिक्स आपको ये रखना है, 2.54 याद कर लेना है। उसके अलावा और भी कन्वर्जन देख लेना कि सेंटीमीटर में यार्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जो मैंने आपको शीट दी है ना मेंसुरेशन के 2D की, अगर आपको देखा होगा आपने उस शीट को, तो बकायदा पहले पन्ने पर मैंने पूरा लिखा हुआ है और मैंने दिया भी है। मेंसुरेशन के 2D के थ्योरी की शीट को देखो, उसमें लिखा भी है कि 1 इंच को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना होगा, यार्ड को सेंटीमीटर में बदलोगे कितना होगा, ठीक है, और आप सेंटीमीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलोगे तो कितना कितना कन्वर्जन होगा। ये सभी बातों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इतना इंच जो है इतने के बराबर, 2 इंच में इतना, 3 इंच में, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करना आप लोग, ठीक है। और भी सेंटीमीटर और मीटर में भी कन्वर्जन हो गया है। तो बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर। देखो यहाँ पूरा का पूरा दे रखा है, आपको दिख रहा है ना, मैंने वही कहा था। फीट को इंच में बदलना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फीट को सेंटीमीटर में बदलना। अब जैसे मानो फीट भी पूछा जाता है आपको कि कितना फुट जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो जैसे मानो मैंने यहाँ पर लिखा 1 फुट में 30.48 होता है, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, ये भी पेपर में हमारे पूछा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, तो फायदा हो जाता है यही गूगल करने से। फिलहाल हमें पता चल गया कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो सर्कल का जो डायमीटर है यानी 2r है, सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 12 इंटू 2.54 होगा, 12 इंटू 2.54 होगा। ये सर्कल का डायमीटर हो गया। बोला गया सवाल में सरकमफेरेंस बताने को, तो सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है 2πr। तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2r की वैल्यू ऊपर दिया गया है यानी 12 इंटू 2.54, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यहां पर लिख लेंगे 22/7। 7 से देखोगे यहां पर काटने में तो क्या कोई भी संख्या कट रही है आपकी, मुझे बताओ यहाँ पे। तो बोलोगे नहीं सर 7 से काटने पे ये संख्या कट ही नहीं रही है, तो उस केस में पाई की वैल्यू उतनी ना लेकर, पाई की वैल्यू 3.14 भी आप लेकर हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 लेने से आप कंफर्टेबल नहीं है, 3.1 ले सकते हैं, या फिर अगर आप 22/7 से कंफर्टेबल हैं तो आप इसी से कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना करना है, ठीक है। तो यहां से इसका 2 बाहर निकाल लो, इसमें से 2 ले लोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, देखो 12 को 12 रहने दो, ठीक है, और 22 में से 2 ले लो तो 254 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 508 हो जाएगा, यानी 50.8 हो जाएगा। यहां बच जाएगा 11/7। 50.8 को 12 के साथ गुना कर दो, 12 8 96 का 6, 9 हाथ में 12×5 60, ठीक है। दशमलव के बाद 1 अंक है। अब इसको करो 11/7 के साथ गुना, बड़े प्यार से। 11 इसीलिए बचा कर रखा जाता है क्योंकि 11 का गुना करना आसान होता है, ठीक है। अब यहां पर 6 रखेंगे, 6 में 9 को जोड़ेंगे 15 का 5 आ जाएगा। 9 + 0 यानी 9 में 0 जोड़ोगे 9, और 1 जो कैरी लिया था वो उसको 10 बना देगा। 0 + 6 और 1 हो जाएगा 7,
ठीक है। एक जो कैरी था वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6 आ जाएगा। 11 का गुना कैसे करते हैं, जैसे मानो 123 को 11 के साथ गुना करना है तो पहले 3 लिखेंगे, 3 जमा 2 5, 2 जमा 1 3 और फिर 1, इस तरीके से। तो 6 आ गया, 6 जमा 9 15 का 5 आ गया, 9 प्लस 0 10, 0 आ गया, 0 प्लस 6 7 आ गया और 6 आ गया। अब इसको किससे भाग करना है, 7 के साथ करो, 7 का यहाँ दशमलव लगा देना, 7 9 63 हो गया, ठीक है। फिर 40 आ गया आपका यहाँ पर, तो 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया यहाँ पर। अब 95 से एक ही पॉइंट शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 95.7072 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। तो गुना उतना नहीं करना होता है, डिजिटल सम नहीं लगाना होता है, अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगता है। 2r की वैल्यू उठाई, पाई की वैल्यू रखी और मुझे पता चल गया कि ऐसे गुना करना है, तो हमेशा क्या किया करो, 22 वाले में से छांट लिया करो, इस तरीके से 11 को छांट के रखा करो ताकि आगे काम आएगा। आ जाओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल नंबर 45 है। सवाल में कहा गया है कि द व्हील ऑफ ए कार हैज 210 सेंटीमीटर डायमीटर, जो डायमीटर है उसकी वो कितनी है, तो बोलेंगे 210 सेंटीमीटर है। बोला गया कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट उस व्हील को लगाना पड़ेगा कि उसकी जो स्पीड आएगी वो इतनी आएगी, मतलब 1 घंटे में वो 120 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगा। मतलब हमसे यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर असल में स्पीड दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया ना यहाँ पर सवाल में बोला गया क्या कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में उसको कितना रिवॉल्यूशन लगाना होगा, ठीक है। 1 मिनट में उसको कितना रिवॉल्यूशन लगाना होगा कि उसकी जो कार की स्पीड है वो 1 घंटे में कितना आ जाएगी, तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर आ जाएगी। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है, असल में हमसे बोला गया है कि 1 मिनट में वो पहिया कितने चक्कर लगाता है, 1 मिनट में वो पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो मानो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 मिनट में वो पहिया 100 मीटर भागा और एक चक्कर में 10 मीटर भागता है, यानी 10 चक्कर हो गए। मेरी बात को दोबारा से समझो, मैंने कहा कि उसने जो है 100 किलोमीटर की यात्रा को तय किया और मुझे पता है कि एक चक्कर में वो कितने की यात्रा तय करता है, एक चक्कर में वो 10 किलोमीटर की यात्रा को तय करता है। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम भाग कर देंगे तो हमें यही बात मैंने कहा था कि टोटल जो डिस्टेंस होता है बराबर होता है सरकमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के। टोटल डिस्टेंस अगले बंदे ने 100 लगाए और एक चक्कर में 10 लगाता है, तो नंबर ऑफ चक्कर कितने आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। लेकिन वो तब होता है, ठीक है, लेकिन वो तब होता है जब हमें यहाँ पर फिक्स हो कि कितने दूरी में चलना है। असल में जो स्पीड दिया गया है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है। और आप मेरी बात को समझिए, और आपको बोला गया है कि आपको 1 मिनट में निकालना है पर मिनट में। तो आप इसी स्पीड से सवाल को हल करोगे। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर, 1 घंटे में 120 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में कितना होता है, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये गाड़ी 120 किलोमीटर भागती है। तो 1 मिनट में ये गाड़ी कितना भागेगी, तो 1 मिनट में ये गाड़ी 20 किलोमीटर भागेगी। सॉरी, 1 मिनट में ये गाड़ी जो है कितना भागेगी, तो 2 किलोमीटर भागेगी, 60 का 2 गुना। अगर 60 मिनट में 120 किलोमीटर तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी जो गाड़ी तय की होगी 1 मिनट में दूरी, उसने 2 किलोमीटर की यात्रा को तय किया होगा। वो टोटल डिस्टेंस जो भागा होगा ना, तो हमने कहा था आपको याद रखो कि टोटल डिस्टेंस जो होता है सरकमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, अगर 1 घंटे में 120 किलोमीटर भागता है तो 1 मिनट में वो भागा होगा 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो तो 1000 से गुना करोगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से गुना करोगे। क्यों सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर 210 दिया गया है। उसके बाद सरकमफेरेंस को लिखते हैं तो बोलते हैं 2 पाई आर लिखते हैं, और इनटू क्या हो जाता है, एन हो जाता है, ठीक है। या सरकमफेरेंस को आप आज के बाद पाई इंटू डी भी लिखा करो कि पाई इंटू डायमीटर इंटू एन। डायमीटर कितना है सवाल में, 210 है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 210 हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर 210 इंटू 22/7। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे समझ लो सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर भी लिख सकते हैं। डायमीटर का मान 210 है तो 210 लिख दिया यहाँ पर। पाई का मान कितना है, तो 22/7 है तो 22/7 भी लिख दिया, और इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा दिए, इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा दिए। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 7 से ये कितनी बार में कट रहा है, तो 30 बार में कट रहा है। 0 से जो है हमारा पूरा का पूरा 0 का नाश हो गया है, ठीक है।
और कहीं पर कुछ कटेगा बताओ, तो बोलोगे नहीं सर और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब और कुछ कटने वाला है नहीं, जैसे 3 नहीं कटेगा, लेकिन हाँ 2 से काटा जा सकता है, 2 से 11 बार में काटा जा सकता है, 2 से यहाँ पर 10 बार में काटा जा सकता है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी 1, 3 और 4, टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, और इसको भाग किससे करना है? इसको भाग हमारे 33 से करना है। ये आ जाएगा n का वैल्यू, ये आ जाएगा किसका वैल्यू? n का वैल्यू यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बोलोगे सर देखो 33 का 3 गुना 99 होता है, ठीक है, तो 99 होता है, बच गया एक दशमलव लगा दिए तो वो 1 10 बन जाएगा, फिर एक जीरो लगा देंगे तो वो 100 बन जाएगा, फिर 33 का 3 गुना 100 हो जाएगा 99, यानी 3.03। अब 3.03, और असल में यहाँ पर 3.03 नहीं आएगा, 303 करके 303.03, मतलब आप डिवाइड करोगे तो आपको ऑप्शन कितना मिलेगा? सी मिलेगा। ये करेक्ट आंसर होगा। डिवाइड करो कैसे? 33 का 3 गुना 99 हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 + 0 10 है, तो फिर एक जीरो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 33 का 3 गुना 99, ठीक है, फिर एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 0, फिर 3, मतलब ये चलता रहेगा, तो 303.03 आएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ध्यान नहीं रखोगे, गजब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। सवाल में कहा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो सेम तरीके से सवाल है, सर्कल के क्वाड्रेंट के ऊपर है, तो आप मुझे बताओ, छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ, सवाल में बोला गया है क्वाड्रेंट का एरिया निकालने को, और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है सर्कल के एरिया का 1/4 होता है। सर्कल के एरिया का कितना होता है? तो 1/4 होता है, मतलब जो भी उसका एरिया होगा उसका 1/4 होगा क्वाड्रेंट का एरिया। जब हमारा सरकमफेरेंस 22 होता है, जब हमारा सरकमफेरेंस 22 होता है तो रेडियस कितना होता है? 7 का आधा होता है, यानी ये सरकमफेरेंस 44 का क्या है? 44 का आधा है। अगर रेडियस अपने आप का आधा है, सॉरी, अगर सरकमफेरेंस अपने आप का आधा है तो रेडियस भी अपने आप का आधा होगा, रेडियस भी अपने आप का आधा होगा, तो एरिया कितना होगा? एरिया 1/4 होगा, एरिया 1/4 होगा। यानी सर्कल का जो एरिया 154 होना चाहिए था उसको हमें 4 से भाग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सरकमफेरेंस देखो, अगर मैं बोलता कि सरकमफेरेंस 44 है तो आप बोलते सर उस सर्कल की एरिया, उस सर्कल की एरिया सीधा का सीधा 154 होती। मेरी बात को समझना, मैं अगर बोलता कि सरकमफेरेंस यहाँ पर 44 है तो एरिया हो जाती 154। हमने कहा सरकमफेरेंस आधा है, जब सरकमफेरेंस आधा है तो एरिया 1/4 होगा, यानी 154 बटे कितना आएगा? 4। ये तो सर्कल का एरिया हो गया, ये तो सर्कल का एरिया हो गया। हमें किसका एरिया निकालना है? हमें तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? सर्कल का एरिया का 1/4, यानी इसका क्या बोल देंगे? इसका 1/4। अगर सेमी सर्कल निकालना होता तो आधा कर देते, क्वाड्रेंट निकालना इतना। मतलब असल में हमारा एग्जामिनर हमसे पूछा था कि तुम 154 को जब 16 के साथ भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ। धरती पे इससे आसान प्रश्न कभी हो सकता है? देखा है आपने कभी? बोलोगे सर 16 का 10 गुना 160 होता है, यानी 16 के 9 गुना 10 गुने से कम है, और 10 गुने से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, वही करेक्ट आंसर है। 16 का 10 गुना 160 होता है, तो इसके 10 गुने से थोड़ा सा कम, ऑप्शन में 10 गुने से थोड़ा सा कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, यही आंसर है। तो सवाल था CHSL में। अब क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर में बच्चा क्या करता है, पहले सरकमफेरेंस दिया है तो वो रेडियस को निकालता है, रेडियस को निकालने के बाद सर्कल का एरिया निकालता है, सर्कल का एरिया को निकालने के बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकालता है, फिर उसको यहाँ भाग करता है, और इतना करते 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 बच्चे का निकल जाता है 1 से 1.5 मिनट। और जब 1 से 1.5 मिनट निकल जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो कम सवाल कर पाएगा। तो मैं हमेशा जो बोलता हूं कि मैंने पेपर को 9 मिनट में किया, मैंने कैसे किया? यही तरीके मेरे होते थे हमेशा। मैंने देखा कि भाई सरकमफेरेंस आधा है तो एरिया अपने आप का 1/4 हो जाएगा। सर्कल के क्वाड्रेंट का पूछा, मतलब 1/4, और 154 को 16 से भाग करना है। 154 का 10 गुना 160 होता है, 16 का 10 गुना 160 होता है, 160 से कम है, ऑप्शन 10 से कम होगा, 9.625। क्या जरूरत है मुझे पूरा कैलकुलेट करने की? ठीक है, मुझे वहां पर हीरो थोड़ी बनना, एग्जामिनर के आगे दिखाना थोड़ी है कि नहीं मुझे पूरा आता है, जरूरत ही नहीं। सीधा जितना पूछा उतना बताएंगे, काम खत्म हो गया। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो, 47 नंबर। एक व्हील का डायमीटर है 42। अब खुद देख लो यहाँ पर,
ठीक है। व्हील का डायमीटर अगर 42 है तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। अगर उसकी व्यास जो है वो 42 है तो रेडियस हमारा 21 हो जाएगा, और ये 7 का कितना गुना है, तो 7 का 3 गुना है। तुरंत इसको 7 के साथ संबंधित कर लो। अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस 21, और रेडियस 21 का मतलब 7 का कितना गुना, 3 गुना। बस माइंड में याद रखना मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है। उसके बाद कहा गया है वह कितनी फार जाएगा, कितना दूर जाएगा, कितने चक्करों में, 12 चक्करों में। मतलब बताओ 12 चक्कर में कितना दूर जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे डायमीटर अगर 42 है तो डायमीटर अगर 42 है तो रेडियस कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, जब रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस 44 होता है। आज रेडियस मेरा 21 है तो सरकमफेरेंस इसी का कितना गुना, रेडियस अपने आप का 3 गुना तो सरकमफेरेंस भी 3 गुना, यानी सरकमफेरेंस 44 का कितना गुना आएगा, 3 गुना। यानी ये एक चक्कर में चला गया चाल होगा। और कितने चक्कर बोला गया है लगाने को, तो 12 चक्कर। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 के साथ गुना करेंगे। ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, बट हमारा एग्जामिनर बोलता है कि हमको सेंटीमीटर में उत्तर नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा ताकि आप इसको मीटर में बता सको। कोई परेशानी की बात नहीं है, यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। तो देख लेंगे 4 3 12 दूनी 14, यूनिट डिजिट 2 के पास है, कोई बात नहीं। आप गुना कर लो, 12 का 3 गुना कितना हो गया, तो 36 हो गया। और 44 को किसके साथ गुना करना है, 36 के साथ। ठीक है, आप गुना कर लो। सबसे बढ़िया 44 का 3 गुना कर लो, तो 44 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, 44 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 13, 132 हो जाएगा। अब 12 इंटू 132 बटे में 100 करना था। 12 का 2 गुना 24 का 4, हाथ में 2 12 3 36 और 2 38 का 8, हाथ में 3 12 1 12 और 3 15, 15.84 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल ऐसे बनते हैं। सीपीओ का सवाल था, बताओ सेकंडों में कर दिया। कैसे किया, मुझे पता चला डायमीटर 42 है तो रेडियस हमारा 21 आएगा, 7 का 3 गुना। अगर रेडियस 3 गुना है तो सरकमफेरेंस भी 3 गुना। 44 का 3 गुना 132 होता है, तो ये एक चक्कर की दूरी। 12 बोला था, 12 चक्कर लगा देंगे। मीटर में बोला था, 100 से भाग कर देंगे। आंसर आ गया 15.84। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है, बताओ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बताओ मुझे। नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो अगला सवाल देखो। अब हमारा जो सवाल आएगा वो ट्रायंगल प्लस सर्कल दोनों के ऊपर आएगा, कि ट्रायंगल और सर्कल दोनों के ऊपर मिलाकर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सवालों को जरा हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ट्रायंगल का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और साथ में कहा गया है कि उसके इन सर्कल का जो रेडियस है उसका 3 है, तो पेरीमीटर कितना होगा। याद करो फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था। हमने आपको कहा था कि अगर आपको ध्यान होगा एक ट्रायंगल के संबंध में, कि एक ट्रायंगल और सर्कल का आपस में क्या संबंध होता है, क्या दोस्ती यारी होती है, तो आपने कहा था कि सर या तो एक सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर रह सकता है। ठीक है, याद करो वो दिन जब हम आपको पूरा पढ़ाए थे, इन सर्कल भी पढ़ाए थे और सर्कम सर्कल भी पढ़ाए थे और एक्स सर्कल भी पढ़ाए थे। सारी बातें पढ़ाया था हमने। ज्योमेट्री में भी इसके ऊपर खूब सवाल हुए हैं, द्वंद्व चला है बढ़िया से एकदम। ठीक है, पूरा द्वंद्व चल रहा था ज्योमेट्री में। तो हमने आपको 2 बातें सिखाई थी। पहली बात तो सिखाई थी कि देखो एक सर्कल अगर एक त्रिभुज के अंदर है तो कहानी में क्या मजा आएगा। ठीक है, और दूसरा आपने ये सीखा था कि यदि ये सर्कल त्रिभुज के क्या है, बाहर है। यदि ये सर्कल क्या है, त्रिभुज के बाहर है, तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इनसर्कल, इसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। अब यहां पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जनरल किसी भी ट्रायंगल के लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। मैं एक क्या कर रहा हूं, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये जनरल फॉर्मूला हर किसी में अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो होगा, इक्विलेटरल हो तो होगा, स्केलिन, किसी भी तरह का ट्रायंगल होगा। तो आपने पढ़ा था कि सर ये सर्कल का इन रेडियस होता है। तो यहां पर हमने कराया था कि जिस तरीके से अल्फाबेट पढ़ते हो ABCD इस तरीके से करके, ठीक है, तो ABCD जैसे पढ़ते हो तो ABCD में क्या आता है, ABCD में अल्फाबेट में आता है LMNOP
PQRST, RST आता है ना, यानी R आ गया इंटू S आ गया और ये बराबर हो गया T के यानी एरिया के। तो हम पढ़ते हैं कि अगर हम उसके इन सर्कल को उसके सेमी पेरीमीटर के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एरिया आएगा। ये हमारा हो गया इन सर्कल के लिए। और सरकम सर्कल में क्या होता है कि यदि इसकी रेडियस R होती है तो हम यहाँ पर बोलते हैं R बराबर एरिया अपॉन, ठीक है, 4ABC। एरिया अपॉन कितना हो जाता है, 4ABC। सही लिखा है मैंने, बताओ ये हमने सही लिखा है, मुझे करेक्ट करो। यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल भी सही नहीं लिखा है। क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, 4ABC अपॉन एरिया क्या लिखेंगे बताओ। वेरीफाई कर लो, अगर मैंने सही नहीं लिखा तो वेरीफाई कैसे करोगे। आपको पता है कि इन सर्कल का जो सरकम रेडियस जो होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का a/√3 होता है। कितना होता है, a/√3। वैल्यू रख लो यहाँ पर, वैल्यू रखोगे तो बोलोगे सर 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और यहाँ पर एरिया कितना होता है तो √3/4 कितना होता है, a² होता है। ये पूरा का पूरा काटेगा, a आ जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे वाला 4 है वो यहाँ पर रहना पड़ेगा। यानी असल में जो हमने लिखा वो क्या लिखा, गलत लिखा। और सही फॉर्मूला क्या है, तो सही फॉर्मूला ABC अपॉन 4 डेल है। क्योंकि क्या होता है, परीक्षा में हर बालक को ऐसे कंफ्यूजन आ सकता है, और अगर परीक्षा में कंफ्यूजन आएगा तो वेरीफाई कैसे करोगे, तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना। तो a इंटू ए ऊपर a³ आ जाएगा और नीचे √3/4 a² आ जाएगा। इससे काटेगा, और पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस होता है a/√3 होता है, तो उससे सेटिस्फाई कर लोगे। समझे, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत चीजों का आदमी फॉर्मूला भूल जाता है, a+b का फॉर्मूला भूल जाए, क्यूब का, या फिर पावर 4 का भूल जाता है, स्क्वायर का। तो वैसे केस में हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि अपने तरफ से कोई भी एक वैल्यू लेके सेटिस्फाई कर लो ताकि फायदा हो सके। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर किसका इन रेडियस, मैंने जान के गलती की है। मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ऊपर जो है मुझे फॉर्मूला याद नहीं था या मैं भूल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मानो कि अब मुझे भी ये बात पता है कि R अपॉन, यहाँ पर देखो, जैसे एक बात आप लोग पढ़ोगे, आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग ये बात पढ़ोगे, ठीक है, कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी बराबर 2r। ये चीजें अभी आप पढ़ोगे, साइन का रेशियो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर बहुत बच्चों को क्या होता है कि साइन ए ऊपर रहेगा कि a नीचे रहेगा, तो ये जो वैल्यू आती है वो 2r के बराबर। ये भी बात हमने आपको बता रखा है पूरा अच्छे तरीके से कि ऊपर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। फिलहाल इन बातों में ध्यान दो, फोकस करो इस पे। तो इन सर्कल ये हो गया, सरकम सर्कल ये हो गया, इन रेडियस ये हो गया, सरकम रेडियस ये हो गया। एक एक्स रेडियस भी मैंने आपको बताया था। और एक्स रेडियस कब बनता है, जब एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, और इसके बाहर वाला जो सर्कल बनता है, इसका रेडियस कैसे निकालते हैं, सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ज्योमेट्री में पूरा पढ़ाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। तो सर्कल का एरिया कितना है, सॉरी ट्रायंगल का एरिया 15 है और इन सर्कल कितना है, 3 है। तो पेरीमीटर पूछा है, सेमी पेरीमीटर नहीं। तो बोलोगे सर R इंटू S बराबर क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस कितना है, तो बोलोगे सर 3 है, सेमी पेरीमीटर, और बराबर एरिया कितना है, तो 15 है। तो 3 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू अगर 15 है तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 15 का दोगुना यानी 30 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर 30 आएगा ना, पेरीमीटर इसका 30 आएगा। सेमी पेरीमीटर 15 है तो पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, एरिया 15 है और रेडियस जो है वो 3 है। 5 से काटेंगे, सॉरी यार 5 से काटेंगे तो 15 कहाँ से आ जाएगा, एक मिनट, मैं भी थोड़ा गलती ही करता हूँ। 3 से 5 से काटा तो सेमी पेरीमीटर 5, तो पेरीमीटर कितना आएगा, 5 का दोगुना 10। बहुत बच्चों को यहाँ पर 5 भी दिखेगा ऑप्शन में, 10 भी दिखेगा। जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से सेमी पेरीमीटर आया है और एग्जामिनर आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो आपको इस 5 का दोगुना 10 उत्तर देना पड़ेगा। समझ लो जी इस बात को, गलती नहीं करेंगे। सेमी पेरीमीटर 5 आएगा तो पेरीमीटर बताना है, यानी उसका दोगुना करना नहीं भूलेंगे। ठीक है,
आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में कहा गया है कि एक ट्रायंगल के साइड है 8, 15 और 17, मतलब वो ट्रायंगल साफ तौर पे दिख गया कि क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहा गया कि उसके हर वर्टेक्स पे 3.5 सेंटीमीटर के एक सर्कल को बनाते हैं। एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स सर्कल इज ड्रॉन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो बाकी जो पोर्शन हो गया ना उसका एरिया कितना होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर बाय द सेक्टर ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब। सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि बाकी का एरिया कितना होगा, यानी असल में हमें क्या कहा गया है, तो असल में देखो बोला गया है कि तुम्हारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता लगा? ट्रिपलेट से। एक की वैल्यू 8 है, दूसरे की वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू 17 है। ठीक, आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। सर्कल कितने का? तो 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहां पर एक 3.5 का बनाओगे, यहां पर एक 3.5 का बनाओगे, यहां पर एक 3.5 का, जिसकी रेडियस कितनी होगी? 3.5, 3.5, 3.5 होगी। और बोल गया है कि इस ट्रायंगल के एरिया में से जब इस सर्कल का एरिया निकाल दोगे तो ये जो बाकी पार्ट बचेगा उसका एरिया कितना होगा। ऐसा एक सवाल हमने आपको कराया है। ऐसा एक सवाल अगर आपको याद होगा तो हमने आपको कराया है, ये सवाल आपको ध्यान होगा। हेलो जी, बताइए। तो ऐसा एरिया हमने आपको बताया, ऐसा सवाल हमने आपको बताया। हमने आपको क्या कहा है? हमने आपको कहा है कि आपको ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर हमारा शेडेड एरिया चाहिए, अगर हमें यहाँ पर शेडेड एरिया चाहिए तो शेडेड एरिया जो होगा वो बराबर होगा किसके एरिया में से? तो ट्रायंगल के एरिया माइनस, आप ऐसे कहेंगे कि ट्रायंगल का एरिया और माइनस कितना होगा, तो -3 सर्कल का एरिया या 3 सेक्टर्स का एरिया। सर्कल ना कह के 3 सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना है, तो 8 है, और हाइट कितना है, देखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 15 है, हाइट हमारा 8 है, माइनस 3 सेक्टर। अब ये सेक्टर वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सेक्टर वर्ड के लिए जो है यहाँ पर, ठीक है, जो सेक्टर वर्ड है वो कितने हैं? पीछे वाले सवाल में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है भाई। पीछे वाले सवाल में सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर 5 आया है और सवाल में पेरीमीटर पूछा गया है। तो इस बात का ध्यान रखो, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखो कि जो सेमी पेरीमीटर होता है ना, कितनी बार पढ़ा हूं मैं, सेमी पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर का आधा होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। ये बात ध्यान रखो। तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का 2 गुना, 5 का 2 गुना। ठीक है, ध्यान रखा करो छोटी छोटी बातें, परीक्षा में इतनी गलती करते फिरोगे हैं। अब इस सवाल में आ जाओ। तो इस सवाल में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर को निकाल देना है। ये वाला पक्का है कि 90 होगा और ये दोनों आपस में जोड़ोगे तो 90 होंगे। यानी यहाँ पर हम बोले तो तीनों सेक्टर का जो एरिया, एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीनों सेक्टर, तीनों का जो कोण हम जोड़ेंगे तो वो कोण कितना बनाएगा? 180। तीनों का कोण जोड़ोगे तो वो कोण 180 डिग्री बनाएगा। और वो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? सर्कल के एरिया का आधा, सर्कल के एरिया का आधा। यानी यहां पर जो हमें घटाना है वो क्या घटाना है? तो πr²/2। हमें यहां पर सर्कल के एरिया का आधा घटाना है। इस बात को समझो। क्यों आधा घटाना है? क्योंकि 90 हो गया और यहाँ पर ये दोनों का जोड़ 90 यानी 180 डिग्री। पूरे सर्कल का जो कोण होता है 360 होता है और हमें 180 का एरिया निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं, तीनों सेक्टर का एरिया के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर πr² जो एरिया होता है वो 360 का होता है। πr² 360 के लिए होता है और ये तीनों को जोड़ने पे तो 180 का निकालना है। तो 180 का निकालना है मतलब हमें एरिया आधा निकालना है। 2 से इसको काटो 4 बार में, तो बोलोगे 15 का 4 गुना 60, 60 में से घटाएंगे, 60 में से कितना घटाएंगे? तो πr²/2। अब क्या करोगे? देखो, बोलोगे सर रेडियस 3.5 है। अब मुझे खुद बताओ, जब रेडियस 3.5 होता है, खुद सोचो, जब रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 होता है। आप रेडियस को आधा करते हो तो एरिया क्या होगा? 1/4 यानी 154/4। सीधा का सीधा लिख सकते हो। तो πr² की वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय सीधा लिख सकते हो 154/4। कितना लिख सकते हो? तो बोलोगे सर 154/4। बात खत्म। क्योंकि रेडियस अगर आधी है तो एरिया हमारा 1/4 और यहाँ बट्टे में 2 है
तो बट्टे का 2 लगा दो, ठीक है। 8 है यहाँ पर, 8 छक 48, 480 और माइनस 154 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 154 में आप 26 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा और 180 में हम जो है 300 को जोड़ देंगे तो 480 हो जाएगा, यानी बोलेंगे सर 326 बटे में 8 है, 326 बटे में 8, यानी इसको जो है 4 बार में काटेगा तो 40.75 या जो भी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सवाल को किया जा सकता था, ठीक है। अगर मैं आपके जगह होता तो मेरे माइंड में ये बात फिक्स थी। अगर जैसे मैं आपके जगह पर पेपर दे रहा होता ना तो मैं सवाल को देखते पता है क्या बोलता, मैं इतना कुछ ड्रॉ करता ही नहीं। मेरे माइंड में ये पिक्चर क्लियर होता कि भाई देख बात ऐसी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से एक सेमी सर्कल के एरिया को घटाना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया को घटाना है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना है तो 8 है और बेस कितना है यहाँ पर तो 15 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो गया। और सेमी सर्कल का कितना एरिया हो गया तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2। और मुझे पता है कि जब रेडियस आधी है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 बटे 4 होगी। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 बटे में 4 और नीचे 2 है, मतलब मुझे सिर्फ इतना कैलकुलेट करना था 154 बटे में 8, बात खत्म। यहां से हम देखते तो बोलते कि 4 बार में काटो, 15 चौके 60 आ गया और इसमें से घटा दो 8 एकम 8, ठीक है। 8 एकम 8 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 8 9 72 आ गया, दशमलव घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 इतना, तो 60 में से 19 दशमलव इतना आएगा यानी 40.75। बस मेरा आंसर इतने में आ जाता। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मारता और काम खत्म हो जाता। इतना ही करना था सवाल में और कुछ नहीं करना था, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है, क्योंकि फिर यहाँ करते ना फिर बच्चा बोलता सर क्या कर दिया हमको समझ ही नहीं आया। बट पेपर में यही करना है आपको, और इसको करने के लिए आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया को घटा रहे हैं। जब भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में से अगर तीनों कोनों में से आप काट रहे हो, जैसे मानो ये चीज अब क्या कैसे पिक्चर क्लियर होगा, माइंड में विजन कैसे क्लियर होगा, तो अरे भाई एक ऐसा ट्रायंगल है और आप इसके तीनों कोनों में से सर्कल को काट रहे हो, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शेडेड एरिया आएगा तो ये जो शेडेड वाला वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे हमेशा कि सर ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल घटाना है। हमेशा याद रखो सेमी सर्कल घटाना है, ठीक है। क्यों सेमी सर्कल घटाना है मेरे भाई, क्योंकि ये तीनों मिलाकर 180 का कोण बनाएंगे। अगर एग्जामिनर इन तीनों की रेडियस से सेम देगा, अगर इन तीनों की रेडियस सेम देगा तो सेमी सर्कल घटाओगे, और अगर तीनों का रेडियस सेम नहीं देगा, जैसे मानो इसका रेडियस 7 हो गया, इसका रेडियस 14 हो गया, इसका रेडियस हो गया, तो पक्का वो ट्रायंगल के एंगल से जरूर देगा, ठीक है। जैसे हो सकता है वो बोल दे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो फिर इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग तब निकालना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इक्विलेटरल ना दे के राइट एंगल दे दे, तो 90 पर इसका कितना एरिया बनेगा, 45 पर कितना बनेगा, 45 पर कितना, तो उस तरीके से निकालना होगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब मानो क्या हम सिर्फ ट्रायंगल से घटाएंगे, स्क्वायर से नहीं घटा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे ये एक स्क्वायर है और इसके भी चारों कोनों से आपने सर्कल को घटा दिया, तो इसके चारों कोनों से सर्कल को घटा दिया तो जो एरिया बच गया वो कितना हो गया। तो सेम तरीके से यहां पर बोलेंगे कि सर शेडेड एरिया जो आएगा वो कितना होगा, तो स्क्वायर के एरिया में से ये 90 90 90 90 और 4 बार 90, 4 बार 90 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को घटाओ, बात खत्म। क्योंकि 360 डिग्री का कोण बनेगा तो उस केस में हमें क्या करना होगा, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को घटाना होगा। यहां पर स्क्वायर में से ट्रायंगल में से सेमी सर्कल घटाते हैं और यहां पर स्क्वायर में से सर्कल घटाते हैं। ये हमने माइंड में अपने क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो उसी तरीके से यहां पर जो है हमारा पॉइंट था, क्लियर था। अब आ जाओ सवाल नंबर 50। समझ आ गया सर, क्या बात है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो कहा गया है सवाल में कि जो साइड है वो है 56, 90 और 106, सरकमफेरेंस भूला है। और सवाल देखो मेंस का क्वेश्चन है, मतलब धरती पे तो इससे आसान सवाल है नहीं। 1 सेकंड में आंसर करना है 106 पाई, 1 सेकंड में आंसर करना है 106 पाई। देखते 106 पाई आंसर मार देना है,
देखते 106 पाई आंसर मार देना है। बोलोगे सर कैसे कर दिया आप, इतना फास्ट कैसे हो गया सुपर स्पीड? तो सुपर स्पीड कैसे आया, देखो आपको एक बात फिक्स करना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में कहानी क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने मुझसे पढ़ा भी है ज्योमेट्री में कि भैया देखो ये होता है यहाँ पर, ठीक है, याद करो ज्योमेट्री जब हम पढ़ाए थे, और ज्योमेट्री में हम सरकम सेंटर पढ़ाए थे, सरकम सेंटर पढ़ाए थे। तो सरकम सेंटर में पढ़ाए थे तो हमने आपको कहा था कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये भी वैल्यू हमारी कितनी होती है, कैपिटल आर के, ये भी वैल्यू कितनी होती है तो कैपिटल आर के, और ये भी वैल्यू कितनी होती है कैपिटल आर के, क्योंकि ये क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है कि यदि हम इसको ऐसा एक लेकर सर्कल बनाते हैं तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया, तो ये सरकम सेंटर कहलाता है। यानी यहाँ पर हम ये बात बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो हाइपोटेनस दोगुना होता है किसके, सरकम रेडियस के। वो हाइपोटेनस कितना होता है, दोगुना किसके, सरकम रेडियस के। हो गया, ठीक है। अच्छा, साथ में अगर इस मुझे सर्कल का सरकमफेरेंस पता करना हो, मुझे क्या पता करना हो, सरकमफेरेंस पता करना हो, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस जो होता है बोलोगे सर 2 पाई आर होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और जो 2r होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यानी हम यहाँ पर 2 पाई आर को लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, लिख सकते हैं कि नहीं। और जो 2r होता है रेडियस का 2 गुना, वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस को बस पाई के साथ गुना कर दो, वहीं उस सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा, वहीं उस सर्कल का क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा। यानी अगर कल के दिन मैं आपको एक सवाल दूं और मैं आपको बोलूं कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल की जो वैल्यू है ये 5, 12 और 13 है, बताओ 5, 12, 13 है। मैंने कहा यहाँ पर कि एक सर्कल मैंने बना दिया यहाँ पे बाहर वाला, इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि भैया सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, सरकमफेरेंस बराबर सीधा का सीधा सर ने कहा था 2 पाई आर, और यहाँ पर 2r की वैल्यू जो होती है वो हाइपोटेनस के बराबर, यानी 2r कितना हो गया, तो 13 हो गया, यानी 13 इंटू पाई। तो सीधा का सीधा ऐसे सवाल में करना क्या होता है, ऐसे सवाल में यहाँ पर साफ तौर पे हाइपोटेनस को पाई के साथ गुना कर देना होता है, वो आंसर आता है। क्यों, क्योंकि बाहर वाले सर्कल का रेडियस नहीं पूछकर सरकमफेरेंस पूछा है। बाहर वाले का सर्कल का सरकमफेरेंस, बाहर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2r जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, यानी हाइपोटेनस को पाई के साथ गुना कर दो। अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं, मानो एक और ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया और मैंने कहा यहाँ पर कि ये हो गया 7, 24 और 25, 7, 24 और 25, और मैंने कहा यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है, क्या है ये सर्कल, इसका जो है सरकमफेरेंस बताओ। तो सरकमफेरेंस सीधा का सीधा कितना होगा, 25 पाई आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 पाई। हाइपोटेनस को पाई के साथ गुना करो, हाइपोटेनस को पाई के साथ गुना करो। तो सेम तरीके से अब यहां पर किसी भी तरीके से आपको दिया तो नहीं था यहां पर कि भाई साहब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो कैसे पता करना पड़ेगा, तो वो आपको सवाल को देखकर पता करना पड़ेगा। वो सवाल में ट्रिपलेट को देखकर पता करना पड़ेगा। जैसे ट्रायंगल का साइड बोला तो मैंने ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा ट्रायंगल के साइड है 56 हो गया, 90 हो गया और 106 हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप इसको काटो 7 से, 7 से काटोगे तो 28 बार में कटेगा, सॉरी 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 45 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे तो 53 बार में कटेगा। 28, 45, 53 क्या होते हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं। दिख रहा है आपको, 28, 45 और 53 ये क्या होते हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं। नहीं यकीन है तो निकाल कर देख लो। यानी मुझे पता चल गया कि हाइपोटेनस कितना है, तो 106 पाई। तो सरकमफेरेंस बताना है तो सरकमफेरेंस हाइपोटेनस को पाई के साथ गुना कर दो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसीलिए तो ये सवाल मेंस में दिया गया था कि किसी को पल्ले पड़े ही ना यहाँ पर कि वो 56 है, 90 है, 106 है, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर मानो किसी को दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो कैसे करता, उस केस में वो बालक यहाँ पर पहले निकालता सरकम रेडियस। सरकम रेडियस की वैल्यू क्या होती है, सरकम रेडियस की वैल्यू ABC अपॉन 4 पाई होती है। फिर वो यहाँ पर क्या करता, A का मान लेता तो 56 आता, B का मान लेता तो 90 आता, C का मान लेता यहाँ पर 106 आता, फिर यहाँ करता 4 इंटू, और हिरोन्स फॉर्मूला से फिर वो क्या निकालता, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B,
और इंटू एस माइनस सी। फिर यहाँ से एरिया निकालता तो उसका यहाँ पर आधा पन्ना करने के बाद उसका रेडियस पता होता। मानो रेडियस यहाँ पर जो भी आ गया, मानो यहाँ पर रेडियस आपका 53 आएगा सॉल्व करने पे, तो उसके बाद आपको पूछा गया है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? सरकमफेरेंस जो होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो आप बोलते अच्छा 2 हो गया, पाई हो गया और सरकमफेरेंस 53 हो गया, तो 53 इंटू 2 106 पाई। तो अपने जीवन के, अपने परीक्षा के वो बहुमूल्य समय आप अपना बर्बाद कर देंगे बेसिक के चक्कर में, और दुनिया का कोई किताब खोलेंगे तो आपको बेसिक ही मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का कंसेप्ट नहीं मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूं आज के टाइम में कि किताबों से पढ़कर सिलेक्शन अगर हो जाता तो हर कोई सिलेक्टेड होता। तो हमें क्या करना पड़ता है? सवालों को देख के कंसेप्ट सीखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये सवाल सिर्फ मेंस में नहीं पूछा गया है, ये सवाल सीएचएसएल में भी पूछा है, सीपीओ में भी पूछा है, ठीक है। नीतीश कुमार कहते हैं सर आप इतना प्यार से समझाते हैं कि 2 साल का बच्चा भी मैथ में 0 से हीरो बन जाए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब वो वक्त चला गया जहां पर हम बेसिक खेला करते थे, ठीक है। वो टाइम हमारे पास नहीं रहा है, तो उस तरीके से हम सवालों को नहीं लगाएंगे। कंपटीशन ज्यादा है, वैकेंसीज जो हैं कम हैं, और हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें अप्रोच लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये गलत मेथड है। ऐसे नहीं करना, आप ऐसे लिख लो यहाँ पर कि ऐसे नहीं करना है पेपर में, ऐसे नहीं करना तो नहीं करना बस, ठीक है। करना क्या है तो सीधा का सीधा बोलेंगे सर यहाँ पर देखो बात ऐसा है, 1 सेकंड का आंसर आएगा, और आंसर क्या आएगा तो सीधा का सीधा सरकमफेरेंस बराबर, यहाँ पर सीधा का सीधा लिखो सरकमफेरेंस बराबर, फिक्स है, सरकमफेरेंस बराबर, ठीक है, हाइपोटेनस इंटू पाई, हाइपोटेनस इंटू पाई यहाँ पर। और हाइपोटेनस कौन होता है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 106 है, 106 पाई आंसर आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। यहाँ पे मैंने जैसे सेम तरीके से कहा, मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग दे दोगे कि ट्रायंगल के साइड 12, 35, 37 से सरकम रेडियस जो होगा वो कितना होगा। सरकम रेडियस पूछा है मुन्ना, सरकमफेरेंस नहीं पूछा है, सरकमफेरेंस नहीं पूछा है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखो सरकम रेडियस जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा होता है, ठीक है। सरकम रेडियस यहाँ पर मैं 2 पॉइंट शुरू में ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहीं पर मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं कि जैसे मानो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बना दिया है आपने? यहाँ पर सर्कल बना दिया है। तो आप इस बात को फिक्स रखेंगे, आप इस बात को फिक्स रखेंगे, ठीक है, कि जो रेडियस होता है यानी जिसको हम कहते हैं सरकम रेडियस, क्या कहते हैं? सरकम रेडियस कहते हैं। वो सरकम रेडियस आपको पता है कि आपका क्या होगा? हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो सरकमफेरेंस होता है यानी 2 पाई आर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस इंटू पाई होता है, ठीक। हाइपोटेनस इंटू क्या होता है? पाई होता है। तो अगर हमसे यहाँ पर हमारा एग्जामिनर सरकम रेडियस पूछेगा तो हाइपोटेनस का आधा कर देंगे, और सरकमफेरेंस पूछेगा तो हाइपोटेनस को पाई के साथ गुना कर देंगे। अब इस सवाल में आप देखो तो इस सवाल में सरकमफेरेंस पूछा था तो हाइपोटेनस को पाई के साथ गुना कर दिया, और इस सवाल में सरकम रेडियस पूछा था तो हाइपोटेनस का आधा कर देंगे। यानी यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू, हाइपोटेनस कौन? सबसे बड़ी भुजा, 37 का आधा कितना हो जाएगा? तो 18.5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, एमटीएस का बोला गया है सवाल नंबर 52। क्या बोला गया है? बोला गया है कि द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7/15 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ठीक है, विथ अ साइड 10 मीटर, 600 मीटर और 610 मीटर। भैया 10 मीटर कहाँ से आ गया? 110 मीटर है, यहाँ पर करेक्ट करना, 110 मीटर है, 110 इतना और इतना। तो बोला गया डायमीटर ऑफ पार्क कितना होगा? मतलब देखो कुछ नहीं है, बहुआ सवाल है। बोला गया है कि एक वृत्ताकार पार्क, मानो यहाँ पर एरिया ऑफ ए सर्कुलर, ये जो सर्कुलर पार्क है,
ठीक है। इसका एरिया जो है वो बराबर है इज इक्वल टू 7/15। 7/15 इसका एरिया बराबर है 7/15 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी सर्कल का एरिया बराबर है 7/15 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल के साइड कितने दिए गए हैं, तो 110 दिया गया है, यहाँ पर 600 दिया गया है, और इसका जो भुजा है वो 610 दिया गया है। तो आप बताओ यहाँ पर कि सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। ठीक है, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। इतना आसान क्वेश्चन, तीनों साइडों का मान दे दिया गया है। तीनों साइडों का मान दे दिया गया तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, उस ट्रायंगल के एरिया के 7/15 के साथ गुना कर दो, तो ये टोटल एरिया सर्कल का आ जाएगा। सर्कल का अगर एरिया आ जाता है तो वहां पर उसका क्या निकाल देंगे हम लोग, डायमीटर निकाल देंगे। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि हमने आपको एरिया निकालना बताया है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि कैसा ट्रायंगल है, अगर समझ में नहीं आता है कैसा, जैसे 11, 60 और 61, देख लो एक बार कि क्या ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट बना रहे हैं। जैसे मानो यहाँ 11, 60, 61, मैं 0, 0, 0 को खत्म कर देता हूँ। 11, 60 और 61 क्या ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट बनाते हैं, तो चेक करो। 60 का एरिया कितना, 60 का स्क्वायर हो गया हमारा 3600, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। ठीक है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 3721। कितना आ गया 3721। और 61 का स्क्वायर कितना होता है, तो 61 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे 50 से 11 ज्यादा है। अगर 50 में 11 ज्यादा है तो यहाँ पर चाहे ऐसे भी निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1, 6 कम 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6, 6, 36 और 37। मतलब देखो ये कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। निकल गया आंसर और आसानी से आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर। 110, 600 और 610 राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे किया, मुझे 0, 0, 0 सब में दिख रहा था तो मैंने इनका रेशियो ले लिया। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल पता करना हो, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल पता करना हो तो हमेशा उनका रेशियो लेना, हमेशा उनका रेशियो लेना। तो 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। 60 का स्क्वायर इतना, 11 का स्क्वायर इतना, 3721, और 61 का स्क्वायर भी होता है 3721। मतलब ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट बन गया, बस बात खत्म। यानी असल में जो एरिया यहाँ पर करना था वो क्या करना था, असल में हमें एरिया कुछ ऐसा लेना था जिसमें जो उसका बेस होगा वो 110 होगा, जो इसका आधार होगा यहाँ पर ये कितना होगा 600 होगा, और जो हाइपोटेनस होगा वो 610। तो यहाँ बोलेंगे जो सर्कल का एरिया होता है यानी पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 7/15 और इंटू इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, यहाँ पर देखो सर्कल का एरिया बराबर 7/15 इंटू ट्रायंगल। और ट्रायंगल के बारे में तो एक एक पॉइंट अब बता देता हूँ। ये 110 है, ये हमारा 600 है। ठीक है, यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये ट्रायंगल का एरिया है और ये हमारा 610 है। तो 7 इंटू ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया 600 और हाइट कितना हो गया, तो 110 हो गया। यहाँ पर हाइट कितना हो गया 110। लगे हाथ पाई का भी मान यहाँ पर रख दीजिए, लगे हाथ पाई का भी मान रख दीजिए ताकि कैलकुलेट कर पाए। तो बोलेंगे सर 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा इतने के 7/15 इंटू इतना। ये चीज आपने यहाँ पर लिख दी ना। ठीक है, आप 15 से काटेंगे यहाँ पर तो 15 से आपका 40 बार में कटेगा। ठीक है, आप 2 से इसको काटेंगे तो 2 से आपका ये 20 बार में कटेगा। ठीक है, आप 22 से काटेंगे तो ये पूरा का पूरा 5 बार में कटेगा। तो आपका रेडियस का स्क्वायर कितना आएगा, तो बोलेंगे 7 यहाँ चला गया। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर 7 इंटू 7, 20 का 5 गुना कितना आ गया 100 आ गया। तो जब यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे तो दोनों साइड रूट करेंगे तो 49 का रूट 7 आ जाएगा और 100 का रूट आपका 10 आ जाएगा। तो रेडियस हमारा 70 आ जाएगा। रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और रेडियस हमारा 70 है तो आप मुझे खुद बताओ जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो बोलोगे सर डायमीटर हमारा 70 का 2 गुना 140 होगा, यानी आंसर कितना आएगा 140 मीटर। और एक और बात हम आपको बता देते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आता है ना तो एग्जामिनर पागल नहीं है, वो आपको कभी भी ऐसा ट्रायंगल नहीं देगा जो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सको। वो कभी भी ऐसा ट्रायंगल देने की कोशिश करता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इस बात पे आप फोकस रहा करो कि राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, और एक बार चेक भी कर लिया करो। सवाल में आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि राइट एंगल है कि नहीं। राइट एंगल है तो एरिया निकालना आसान है, लेकिन अगर राइट एंगल नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
चलो आ जाओ, सेम तरीके से 53 नंबर सवाल देखो, एमटीएस में पूछा गया है। कहा गया है कि एरिया ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 73.33% ऑफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर ग्राउंड विथ साइड 400, 420 एंड 580 मीटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। मतलब यहाँ बोला गया है कि जो सर्कुलर का जो एरिया है वो बराबर होगा 73.33%, 73.33% ऑफ किसका, तो ऑफ एक ट्रायंगुलर ग्राउंड। अब ये ट्रायंगुलर ग्राउंड के बारे में क्या कहा गया है, तो कहा गया है एक साइड 400 है, दूसरी साइड 420 है और तीसरी साइड 580 है। हमने क्या कहा था, अगर पता करना है कि ये कैसा ट्रायंगल है तो इसके अनुपात निकाल लो भुजाओं के। तो आप बोलोगे 0 0 और 0 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे तो 29 बार में। क्या 20, 21 और 29 पाइथागोरस के ट्रिपलेट बनाते हैं? खुद सोचो, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 441 होता है और दोनों को जोड़ोगे तो 841 जो कि 29 का स्क्वायर है। तो बोलोगे अरे गुरुजी मजा आ गया, मजा आ गया, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बस बात खत्म। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो निकाल लेंगे। यानी असल में जो सर्कल का एरिया है वो इतना % है किसके, ट्रायंगल के एरिया के, यानी त्रिभुज के एरिया के। और त्रिभुज का एरिया साइड कितना है, तो त्रिभुज का जो आधार होगा यानी 400, जो लंब होगा वो 420 होगा और जो यहाँ पर कर्ण होगा विकर्ण, ये मतलब हाइपोटेनस होगा 580। अब इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में फर्क बस इतना रह गया कि इस वाले सवाल में आपको बट्टा दे दिया गया था कि इसका एरिया इतना बटे इतना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज दे दिया गया है 73.33% दिया गया है बस। और इन दोनों सवालों में फर्क नहीं है क्योंकि ये एमटीएस में ये भी पूछा गया है और एमटीएस में ये भी पूछा गया है। ये 20 अगस्त को पूछा गया और ये 21 अगस्त को पूछा गया। तो पहले वो आया फिर उसके बाद ये आया। अब यहाँ पर इस बच्चे को, जो भी बच्चा ये सवाल हल करेगा उसको तो पहले एक क्लियर होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल था कि नहीं था और दूसरा इस परसेंटेज को तोड़ना आना चाहिए 73.33%। इसको तोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम। पूछो कैसे, याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बताना जरा। आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो 73.33% को क्या लिख सकते हो परसेंटेज में। जब परसेंटेज पढ़ाए थे तो ही हमने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 70% है, ठीक है, और प्लस 3.33% है। 70% है और 3.33% है। 70% का बट्टा होता है 7/10। 70% का बट्टा कितना होता है, 7/10 होता है, ठीक है। और 3.33 का जो बट्टा होता है वो कितना होता है बताओ, 3.33। सोचो आप जब 1 को भाग करते हो किसके साथ, 3 के साथ, तो ये वैल्यू 1/3 कितनी आती है, 0.33 आती है। यानी अगर हम इसी संख्या में यहाँ पर 0 से गुना लगा दें, देखो 1/3 का मान 0.3333 चलता रहता है। हमें यहाँ पर इसी संख्या का 10 गुना दिया गया है, इसी संख्या का 10 गुना, यानी 1/3 नहीं 10/3। 10/3 को जब हम भाग करते हैं, 10 को जब हम 3 के साथ भाग करते हैं तो आता है 3.3333% आता है कि नहीं आता है। यानी असल में ये जो बट्टा होगा ये किसके बराबर होगा, मुझे पहले ये बट्टा बताओ। 3.33% जो है बट्टे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 3.33% बट्टे में होता है। देखो यहाँ पर ये होता है 10/3% के बराबर। ये वैल्यू 10/3% के बराबर होती है कि जब 10 को 3 के साथ भाग करते हैं 3.3333 आता है। अब यहाँ पर ये जब प्रतिशत को हटाओगे, ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो कि सर ये यहाँ पर देखो ये कितना % है, तो बोलोगे सर ये देखो 70% है और ये 3.33 कितना % है, तो ये 10/3% है, 10/3% है। तो 70 का 3 गुना 210, 210 और 10 कितना हो जाएगा, तो 220/3%, 220/3%। मैं एक एक बात लिखते चल रहा हूँ, आप समझना मेरी बात को। 220/3% और परसेंटेज को तोड़ते हैं तो कितना आता है, नीचे 100 आता है। तो बोलेंगे सर 220, नीचे हमारा देखो 3 भी है और कितना आएगा, 100 आ जाएगा। फिर आप यहाँ 0 से 0 को काटेंगे, 2 से आपका 11 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में, तो आपका बट्टा आ जाएगा 11/15। तो आपका बट्टा 11/15 आ जाएगा। मैं अलग पन्ने में हल करके बता रहा हूँ 73.33 को कैसे तोड़ते हैं। देखो मैं आपको अलग पेज में बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। 73.33% है, तोड़ने के 2 तरीके। पहला तरीका हो गया कि इसको आप लिखो 70% और इसको लिखो 3.33%,
ठीक है। 70% ही होता है। 3.33 को हम लिख सकते हैं 10/3%, ठीक है। फिर 70 का 3 गुना हो जाएगा हमारा 210, और फिर हो जाएगा ये 10 और बट्टे में हो जाएगा 3, बाहर लग जाएगा परसेंटेज। फिर बोलोगे तो सर बोलोगे 220/3%, 220/3%। फिर यहाँ पर 220 का 220 लिखोगे। प्रतिशत जब नीचे जाता है तो आता है कितना लेकर 100। प्रतिशत को हटाओगे नीचे आएगा 100। 0 से 0 खत्म। 2 से काटोगे 11 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, तो आ जाएगा 11/15, ठीक है। यानी असल में इतना परसेंट 11/15 के बराबर है, ठीक। एक तो ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पर, या फिर इसको दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिखे कि ये 40% है और यहाँ पर 33.33% है। अब मेरी बात को समझो, 40% है और 33.33% है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 40% का बट्टा जो होता है वो 2/5 होता है, 33.33 का बट्टा 1/3 होता है। तो 3 × 2 6, 5 एकम 5, 6 5 11, 11/15 आपका यहीं से आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो अब यही बात मैं आपको सिखाता हूँ कि एक स्टूडेंट के अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे जाना चाहता है या वो ऐसे जाना चाहता है। ये इसके ऊपर आधारित है कि हम इसको 40 और इतना भी तोड़ सकते हैं। 40 का बट्टा 2/5, इसका बट्टा 1/3, सॉल्व किया तो 11/15 आ गया। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे कि असल में जो सर्कल का एरिया है यानी πr², ये देखो 73.33 कितना आया, 11/15, यानी ये हो जाएगा हमारा 11/15 इंटू इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है तो 400 है, और हाइट कितना है तो 420 है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू भी रख देंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा हमारे इतने के। अब यहाँ पर आप इसका कट्टम कुटाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मानो 11 से काटोगे तो 11 से आपका 2 बार में कटेगा, ठीक है। आप इसको फर्दर 2 से काटोगे तो बोलोगे सर 2 से 200 बार में कटेगा, ठीक है। और बताओ यहाँ पर, और काटोगे आप इसको तो 2 से आप इसको और 100 बार में काट सकते हो, ठीक। आप इसको 15 से काटो, पूरा का पूरा 15 से कटेगा ये, 15 दूना 30, ठीक है। और 15 दूना 30 और 15 8 120 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो 100 इंटू, ठीक है, 28 को लिख दो 4 × 7, और फिर एक और 7 आ गया यहाँ पर। तो रेडियस का स्क्वायर इसके बराबर, तो रेडियस जो होगा 100 का रूट हमारा 10 हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, 2 बार 7 गुना है तो 1 आ जाएगा। ये हमारा रेडियस आ गया। अब ये हमारा रेडियस आ गया तो सवाल में सरकमफेरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस पूछा गया है, यानी हमारा सरकमफेरेंस जो होता है वो कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। कितना होता है, 2πr होता है। रेडियस कितना है, 7 दूनी 14, 14 का 10, 140, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है यहाँ पर, और रेडियस की वैल्यू कितनी है तो 10 × 2 × 7 है। 7 से 7 खत्म, 22 का 2 गुना, देखो 2 × 2 4, 880 हमारा आ जाएगा आंसर है यहाँ पर, 880 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो असल में ये सवाल एमटीएस का था, लेकिन घुमा कर रखने वाला सवाल था, इसीलिए इस सवाल को हमने शीट में डाला है। क्योंकि बच्चा फोन करके पूछता है कि गुरुजी ये बताओ एमटीएस में का सिलेबस कहाँ तक पढ़ना है, एमटीएस में मेंसुरेशन आता है, कैसे कवर करना है। तो बच्चे सवाल ऐसे भयंकर भयंकर भी आ रहे हैं। एमटीएस और सीजीएल में आजकल फर्क नहीं रह गया। सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन जो है यहाँ पर अभी देखे थे 2 सवाल पहले, सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन आसान था, और उसके बाद ही देखा तो एमटीएस का क्वेश्चन टफ था। तो ये डिपेंड करता है हमारे अप्रोच के ऊपर। सवाल आजकल बढ़िया आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाना है, नए पैटर्न के सवाल को कवर करके जाना है, पुराना कुछ भी नहीं पढ़ना। सर्कल का एरिया इतना %, ट्रायंगल के एरिया के, सर्कल का एरिया πr² होता है, बराबर इस परसेंटेज को तोड़ा और इसका एरिया निकाला, रेडियस का मान आ गया, सरकमफेरेंस निकाल दिया। क्लियर है, बताओ क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 से मुझे लगता है कि आगे करना उचित रहेगा। 2 सवाल और हैं, 54 है, 55 है, चलो आगे ही करेंगे। क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर हो गया, एक बार मैं देख लूंगा। इस शीट में मुझे कितने क्वेश्चन है एक बार आप सभी देखकर बताना जरा। इस शीट में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं मुझे बताओ एक बार। इस शीट में कितने क्वेश्चन है जरा बताइए एक बार। इस शीट में कितने सवाल हैं एक बार देखकर बताना। अपने शीट को एक बार डाउनलोड करके देख के बताओ तो कितने सवाल हैं शीट में।
एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा, अभी रुक जाओ सभी के सभी, ठीक है। मुझे बस बताओ कि शीट में कितने सवाल हैं। शीट में कितने सवाल हैं? 127 सवाल हैं। कितने सवाल हैं भाई? टोटल 127 क्वेश्चन है शीट में। अच्छा, टोटल 127 क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो 127 क्वेश्चन है, आज इतना ही तक रहने देते हैं। धीरे धीरे बड़े तसल्ली से सारी बातों को सीखेंगे, तभी तो पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट होगा। क्योंकि सिर्फ मेरा मतलब ये नहीं है कि हाँ शीट आप लोगों को करवा देना है, उसके बाद आप लोगों को अलविदा कह देना है, ऐसा नहीं है। बढ़िया से जो है पूरा पूरा पॉइंट हम कवर अप करेंगे, पूरे के पूरे 127 सवालों को हम लगाएंगे ताकि हमारा फायदा हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। कल कोई क्लास नहीं हो पाएगी, कल छुट्टी है, ठीक है। कल मुझे कहीं पर जाना है, इस वजह से कल छुट्टी है कहीं। तो मैं पहले ही बता दूं, कहीं आप ये सोचे कि सर कल क्लास नहीं है क्या, तो नहीं भाई, कल कोई क्लास नहीं है, कल ऑफ रहेगा। कल के जगह पर मैं संडे को हो सके तो क्लास ले भी लूं, ठीक है। तो टाइम देखते रहेंगे, अपकमिंग सेक्शंस में देखते रहेंगे क्लासेस आपकी कब है कब नहीं है, और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहेंगे, ठीक है, पूरा मन लगाकर। अर्चना कहती है सर मीन मीडियन मोड के वीडियो दे दो, मिल जाएगा भाई, आज ही अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त लगाकर पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।